नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में देखने वाले हैं और यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनको भी विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो का यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने ऐड करा दिया है टेलीग्राम का, वहां पर जाकर आप इसका PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। तो ये भारतीय झंडा संहिता जो बनाई गई है इसमें यह उल्लिखित किया गया है कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने संविधान सभा में इसके रंगों और इसके चक्र के बारे में उल्लेख किया है। उसके बाद देख लेते हैं, डॉक्टर S राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। तो आपकी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं कि किस महापुरुष ने भगवा या केसरिया रंग को त्याग और निस्वार्थ भावना के प्रतीक के रूप में बताया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा यदि पूछा जाता है तो डॉक्टर S राधाकृष्णन इसका फिर सही जवाब होगा। क्योंकि अक्सर हम वो प्रश्न छोड़ देते हैं जहाँ से प्रश्न कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि भगवा या केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, लेकिन यह नहीं पता कि किसने आखिर इस कलर को त्याग का प्रतीक कहा था। तो डॉक्टर S राधाकृष्णन ने कहा था। आइए आगे देख लेते हैं। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। उसके बाद हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। तो हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है और चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। तो सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है, चक्र प्रगति का प्रतीक है और जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। उसके बाद चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। तो चक्र जो होता है वो शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक कौन है? तो चक्र है। उसके बाद देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है और इसका अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का 3:2 है। ये स्टेटमेंट में पूछा हुआ है PCS के एग्जामों में कि इसके अनुपात क्या है। तो इसमें 4:3 दे सकता है, 3:2 से दे सकता है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, सही आंसर इसका 3:2 होगा। अगला है, सबसे ऊपर पट्टी में गहरा केसरिया रंग जिसे साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत शांति और सच्चाई का प्रदर्शन और सबसे नीचे पट्टी हरी पट्टी है जो उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन बताती है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा यह पॉइंट कि पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का तैयार किया गया था। आगे देख लेते हैं, यह भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप स्वीकृत किया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो वर्तमान स्वरूप है, आज जिस हम राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, उसको 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की थी। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था।
तो एक ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का जो राज चिन्ह है सारनाथ, वो अशोक के सिंह स्तंभ से पहली बात लिया गया है और उसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। यानी कि संविधान जिस दिन से लागू हो जाता है उस दिन से राजकीय जो चिन्ह है उसको अपना लिया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं, इस पर नीचे लिखी देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। तो इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो एक यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। इस पर भी आप स्टार लगाइएगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। उसके बाद भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। तो उसके बाद भारत का राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। यानी संविधान के लागू होने के 2 दिन पहले ही राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया गया। अब राष्ट्रगान के बारे में देख लेते हैं कि इसके गायन की अवधि मात्र 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार फहराया गया था। तो 1911 में इसको पहली बार फहराया गया था, वो भी कलकत्ता के अधिवेशन में फहराया गया। यह रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, यह भी याद रखिएगा। अगला है वंदे मातरम, वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया, वर्ष 1950 में। उसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद करने वाली, एक तो बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा 1950 में और तीसरा आनंद मठ से यह लिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार यह गाया गया था। तो जो वंदे मातरम है इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। उसके बाद देख लेते हैं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है शक संवत पर ये राष्ट्रीय कैलेंडर। उसके बाद चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और चैत्र माह फाल्गुन होता है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। तो याद रखिएगा कि शक संवत पर यह आधारित है और 1957 जिसको कि उसके बाद देख लेते हैं सामान्य चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। तो सामान्यतः जो चैत्र माह की शुरुआत होती है वो 22 मार्च को होती है, लेकिन लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। उसके बाद गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम जिसका है पोटोनिस्टा गंगेटिका को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2008 में, याद रखिएगा 2008 में गंगा को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं भारतीय मोर वैज्ञानिक नाम जिसका पावोक्स्टेटस, इसका वैज्ञानिक नाम है पावोक्स्टेटस, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद आइए हम देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृत किया था? तो इसका सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब स्वीकृत किया था? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950। याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन को स्वीकृत किया था। उसके बाद देख लेते हैं
संविधान सभा ने राजकीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को कब स्वीकृत किया था? तो संविधान सभा ने राजकीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को कब स्वीकृत किया था? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को स्वीकृत किया था। उसके बाद देख लेते हैं संविधान सभा द्वारा कब भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजकीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के नीचे लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद। याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद से सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का चिन्ह लिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, आनंद मठ उपन्यास से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। यह किस संवत पर आधारित था? तो याद रखिएगा, यह शक संवत पर आधारित था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर 22 मार्च 1957 को आधारित अपनाया गया था। आगे देख लेते हैं किसको भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका सही जवाब है डॉल्फिन। वैज्ञानिक नाम जिसका पोटैनिस्टा गंगेटिका। तो राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में डॉल्फिन को स्वीकार किया गया है। उसके बाद भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग निस्वार्थ भावना का प्रतीक होता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके द्वारा भारतीय संविधान ध्वज को तैयार किया गया? तो इसका सही जवाब है पिंगली वेंकैया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको वीडियो हमारा कैसा लग रहा है, और यदि आप इसकी अभी तक PDF नहीं प्राप्त कर सके हैं तो प्लीज़ आप कुछ मिनट वेट कर लीजिएगा। अपलोड करने के जस्ट बाद हम टेलीग्राम के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। आप वहां से जाकर इसका पूरा PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF आपको A4 साइज में अवेलेबल होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।